बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 21 जुलाई है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के 10:54 हो चुके हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली 22 अगस्त का आगाज़ हो चुका होगा और आज होने हैं सीएम पंजाब के लिए इलेक्शंस। तहरीक इंसाफ का मुकाबला है, बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातों से, बड़े बड़े सियासी जुगादरियों के साथ मुकाबला है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई जुमेरात 21 जुलाई को, उसकी बुनियाद पर यह बात अब कही जा सकती है कि मामलात अब सिर्फ दो ऑप्शंस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या तो आज तहरीक इंसाफ जश्न मनाएगी या फिर जलाओ घेराव का आगाज़ होगा। जिस हद पर इमरान खान साहब गए हैं और उन्होंने इदारों को बराह रास्त धमकी दी है, किन अल्फाज में दी है, इसकी बुनियाद पर क्या मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑप्शन है या नहीं, इसके हवाले से भी हम बात कर लेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है अपेरेंटली और सबके सामने है कि तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट मौजूद है। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इतवार 17 जुलाई को, उसमें पाकिस्तान की ख़ुसूसन पंजाब की जो अवाम है उसने अपना फ़ैसला सुना दिया कि वो इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट करते हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त हक़ के हुक्मरानी इमरान खान साहब रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स शुरू हुई, पहले तो नताइज को तस्लीम किया गया, लेकिन नताइज तस्लीम करने के बाद फिर मामलात तब्दील होते हैं और हमारे सामने हुकूमत का ये मौक़िफ़ आता है कि वो किसी भी सूरत इमरान खान के मुतालबा नहीं मानेंगे, जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। और फिर पंजाब में एक एक्टिविटी शुरू होती है और पंजाब में ये इतलात आने लगती हैं कि तहरीक इंसाफ के MPAs को ख़रीदने का या फिर उनको अपनी तरफ राग़िब करने का सिलसिला जारी है। उसमें लालच दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, या किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार परवेज़ इलाही को कामयाब ना कर सकें। आसिफ अली जरदारी भी पहुँच गए पंजाब और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर 2 मरतबा जाकर उनसे मुलाकात की। घुटनों को हाथ लगाकर आपने देखा होगा, वो विजुअल्स भी आपके सामने होंगे। इमरान खान साहब ने इस तमाम वक्त के दौरान अपने MPAs के साथ मुलाकात की। जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं उन्होंने ट्वीट किया इसके हवाले से कि 186 का नंबर उनके पास मौजूद था। एक उनके MPA जो हैं वो तुर्की में मौजूद हैं, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि पैसे लेकर गए हैं। इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नंबर उनके पास मौजूद हैं, लेकिन एक ख़तरा वो भांप रहे हैं, उनके जहन में है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस सारे मामले को पलटाने के लिए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। एहतजाज की कॉल दी गई थी कि 9 बजे लोग इकट्ठे हों, एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। और उससे फिर वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब ने खिताब किया। इस खिताब में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इसमें बराह रास्त इदारों को धमकी दी गई है। और इदारों से आपको मुराद, आपको इल्म है कि तमाम तर इदारों को धमकी दी गई है। और अब तक मेरे ख्याल में जब से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से इमरान खान साहब को उतारा गया है, उन्होंने कितनी पब्लिक अपीयरेंसेस की हैं, आपके सामने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, प्रेस इंटरेक्शंस किए हैं, जो मुख्तलिफ वफूद हैं, पॉलिटिकल और वकला के वफूद, सहाफ़ियों के वफूद, उनके साथ मुलाकातें की, अपना नुक्ता नज़र सामने रखा है, पब्लिक रैलीज़, गैदरिंग्स, जलसे किए हैं, कैंपेन चलाई है। एक लॉन्ग मार्च जो 25 मई को जिस तरीके से इख्तिताम पजीर हुई आपके सामने है। इन तमाम पब्लिक इंटरेक्शंस में इमरान खान साहब के लहजे में ना तो इतना गुस्सा मौजूद था, ना ही इमरान खान साहब ने जो है इसमें बराह रास्त इस किस्म की धमकियाँ दी जो अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने अपने खिताब में दी। मैं क्विकली आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने कहा क्या और उसमें सबसे ख़तरनाक बात क्या है, सबसे ख़तरनाक पहलू क्या है। क्या यही वो ट्रम्प कार्ड है जो इमरान खान ने खेला? लेकिन एक बात तय है कि या फिर जश्न होगा या फिर जलाओ घेराव होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने तौर पर उन्होंने तीसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा और किसी भी सियासी जमात के लीडर की जो सबसे बड़ी धमकी हो सकती है कि अगर ये किया गया मेरे साथ, अगर मुझे दीवार से लगाया गया, अगर मेरा बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। लोग जो करेंगे उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये सबसे ख़तरनाक धमकी या खौफनाक धमकी किसी ऐसे लीडर की तरफ से हो सकती है जो इस वक्त वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासतदान है। इमरान खान साहब ने खिताब शुरू किया, शुक्रिया अदा किया लोगों का कि वो निकले, उन्होंने वोट दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको ये बताना है कि क्यों ज़रूरी था कि आज यानी कि जुमेरात 21 जुलाई को लोग बाहर निकलते।
साथ ही उन्होंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या हो रहा है इस वक्त। उन्होंने वो पूरा मंजरनामा, जिन हालात में ये सारी सिचुएशन पहुंच चुकी है, वो मंजरनामा सामने रखा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये याद रखें, ज़मीनी इंतखाबात, ये हमने सिर्फ इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ नहीं लड़े, ये हमने रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उन्होंने रियासती मशीनरी का नाम इस्तेमाल किया, रियासती मशीनरी के ख़िलाफ़ लड़े, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लड़े, हमने ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इंतखाबात लड़े। उसके बाद उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए तहरीक इंसाफ इंतखाबात में नहीं जाएगी, और ये बात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कह रही है। तो एक बात तय हो गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर जा चुके हैं, जहां से पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद उन्होंने EVMs, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू की। बहुत सारे लोगों ने सुन ली होगी। आई विल कम टू द मेन, एक्चुअली जो सबसे अहम तरीन नुक्ता था उनकी तकरीर का, मैं उसकी तरफ ज़रा जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नंबर हमारे पूरे हैं, ये पैसा चलाने लगे हैं, 2 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को ख़रीदने की। हमारे इत्तेहादी तो अब हमारे पहले तो इत्तेहादी जो है उनकी तरफ से ये सारी बातें आई, अब तो नून लीग जो है वो ख़ुद ये बात कह रही है कि उन्हें हैंडलर्स ने धक्का दिया था इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में, और ये जो सब कुछ करवाया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये करवाया गया, किसी के कहने पर किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुली, हमारी रूलिंग भी मुस्तरद हो गई, हमारे अब अराकीन बेके, उस वक्त कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उस पर खामोशी है। उन्होंने कहा कि अवाम ने हमें क्लियर मैंडेट जो है वो दे दिया है, लेकिन हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ पहुँचे हुए हैं, 30 साल से ये पैसा चोरी कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे, इन्हें बचाया गया। 3.5 साल उन्होंने कहा मैं एहतसाब करने की इनकी कोशिश करता रहा, केसेस भी इन्होंने खुद बनाए थे, लेकिन मैं बेबस था। जिनके पास ताकत थी, जिनके पास इक़्तिदार असल में था, उन्होंने बचाया। कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा था, डील्स दे रहा था, ये सवाल इमरान खान साहब ने छोड़ा, नाम किसी का नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि अब जब पाकिस्तानी कौम ने इन्हें शिकस्त दी तो ये पैसा चला रहे हैं। जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जो जरदारी हैं उनका इस तरीके से इन हरकत में मुलव्वस होना ये इस कौम की तौहीन है। फिर आ जाते हैं सबसे अहम नुक्ते के ऊपर। खान साहब जो हैं, मैं आपके सामने एक एग्जैक्ट उनका कोट रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इस चोरी के पैसे से ख़रीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, और ये उन्होंने समझा कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम चुप करके ये बात मान लेंगे, ये जो करने जा रहे हैं, मैं सबको, अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारी सारी जिद्दोजहद आइन और कानून के मुताबिक रही है। हम कानून के मुताबिक चलते हैं। 25 मई को जो हुआ मैं कभी नहीं भूलूंगा। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, पंजाब में मेरे जहन में है, हमने नाम लिखे हुए हैं उन अफसरों के जिन्होंने कानून तोड़ा, इस मुल्क का औरतों पर, बच्चों पर जुल्म किया, हम भूलेंगे नहीं। वाज़े करता हूं कि हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अगर ये किया, अगर इनका ये ख्याल है कि ये पैसे लेकर ये सब कुछ कर देंगे, तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। ये सबसे खौफनाक धमकी है जो दी गई है। श्रीलंका के हालात आपके सामने हैं। ऐवान सदर में वहाँ पर लोग जिस तरीके से घुसे, सरकारी अमलाक जलाओ घेराओ, हुक्मरान ख़ानदान के ऊपर हमले, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर हमले, ये सब कुछ उसमें शामिल है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका में वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक एक सियासी जमात लोगों को आइन में रखते हुए अपना पुरअमन एहतजाज करती है, जो उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया 25 मई को, हम हमेशा पुरअमन रहे हैं, कानून के दायरे में रहे हैं, ये हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूँ कि फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि फिर क्या होता है, क्योंकि फिर ये लोग मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये जागी हुई कौम है, ये ना समझना कि ये कौम चुप होकर बैठ जाएगी, ये कौम कंट्रोल नहीं होगी। ये जरदारी, ये सब लोग ये छुपते फिरेंगे। फिर डॉलर की बात की उन्होंने कि 250 रुपये का हो गया और छुपते फिरेंगे, इससे मुराद आपको समझ आ गई कि वो क्या धमकी दे रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैंने तो न्यूट्रल्स को बता दिया था कि जो हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे, इकॉनमी कंट्रोल नहीं होगी, और डॉलर उन्होंने कहा कि 250 का हो गया। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मैं कौम को पैगाम दे रहा हूँ कि अगर इन्होंने मैंडेट चोरी किया तो आपने चुप होकर नहीं बैठना, एक हद होती है, लेकिन जब आप ये हरकतें करेंगे, चोर आके लोगों को ख़रीदेंगे,
ایک کو ترکی بھجوا دیا گیا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ پھر یہ حالات جو ہیں وہ نارمل رہیں گے۔ میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج جو ہے وہ دوبارہ خطاب کریں گے لوگوں سے، جو پلان کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے تو پھر کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا۔ اگر یہ پلان کامیاب ہوتا ہے تو پھر احتجاج جو ہے وہ ایک اور رنگ اور ایک اور ڈھنگ کا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی اور قسم کا احتجاج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ احتجاج کا طریقہ کار نہیں ہوگا جو اس سے پہلے تحریک انصاف اپناتی رہی ہے، اور انشاءاللہ اگر عوام کے مینڈیٹ کو عزت دی گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جشن منائیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی، بہت واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی کہ حالات جو ہیں وہ دوسری طرف جا سکتے ہیں، یا جشن ہوگا یا پھر جلاؤ گھیراؤ ہوگا۔ یہ جلاؤ گھیراؤ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن جب آپ ان کی اس گفتگو کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہی سمجھ آتا ہے۔ اب ایک بات طے ہے کہ جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، خان صاحب حکومت میں ہوں یا کوئی بھی شخص حکومت میں ہو، وہ صحیح طریقے سے آیا، غلط طریقے سے آیا، کس طریقے سے آیا، یہ بات علیحدہ ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس اختیار ظاہر ہے کہ ہوتا ہے، اور اختیار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے امن و امان قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ آپشن جو ہے اس کے اوپر ضرور غور کیا جائے گا۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس تقریر کو بنیاد بنا کر جس میں عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کی ہے، ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوگی، آپشن کے طور پر یہ ڈسکس ہوگا۔ لیکن ایک چیز اور بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ اگر تو حالات ان کے کنٹرول میں ہوتے، اگر تو پیٹرول کی قیمت 250 روپے کے اوپر نہ گئی ہوتی، آپ نے بے شک کچھ کم کر دی، لیکن اب ظاہر ہے کہ پھر ڈالر جس جگہ کے اوپر ہے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات پھر قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی۔ اگر مہنگائی، انفلیشن اس قدر نہ ہوتی اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے چائے پینے کے مشورے، چائے کم پینے کے مشورے نہ دیے جا رہے ہوتے، اگر ڈالر جو ہے اس کی اڑان اس طریقے سے نہ ہوتی، فری فال نہ ہوتا آپ کے اسٹاک ایکسچینج کا، آپ کے روپے کی قدر میں کمی نہ ہوتی، حالات اور معاملات آپ کے کنٹرول میں ہوتے، تو پھر تو آپ واقعی اس پوزیشن میں ہوتے کہ آپ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بیانیے کو رد بھی کر دیتے، آپ ان کو گرفتار بھی کر لیتے، آپ لوگوں کو بھی روک لیتے۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ان سے کچھ نہیں سنبھلا کچھ نہیں، تو پھر اب یہ آپشن کہ ایک ایسا لیڈر جس کے پاس پاپولر سپورٹ موجود ہے اور لوگوں کے پاس یہ ریزن موجود ہے، تو یہ بالکل بھوس کا ڈھیر ہے، اور اس میں آگ کی ایک چنگاری، اور اوپر سے پیٹرول جو ہے وہ تو خود پی ڈی ایم کی حکومت ڈال چکی ہے اس عوام کے اوپر گزشتہ کچھ عرصے میں۔ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹرول نے ڈالا، صرف آگ لگا دی عوام کو۔ تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا سینیریو ہے جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری مسئلے کا حل نہیں ہوگی، حکومت اس کو سنبھال نہیں پائے گی۔ ایسا آپشن جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی ایسے لیڈر کے حوالے سے کے لیے جس کے خلاف آپ کے پاس کو بہت بڑے پوائنٹس موجود ہوں، جب لوگ آپ کی بات کو یقین کرتے ہوں۔ لیکن جب لوگ آپ کی بات کو یقین نہیں کر رہے اور لوگوں کو آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا حکومت میں آنے کے بعد، تو یہ توقع کرنا کہ عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ محض ایک دھمکی ہوگی، یہ کسی بھی وقت، کسی بھی ایسے لمحے پہ رزلٹ آتا ہے اور کچھ اس قسم کا ہوتا ہے تو پھر معاملات شاید آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری سے شاید معاملہ جو ہے اور حالات ان کے کنٹرول میں نہ آ سکیں۔ دیز آر دا ڈیٹیلز، فالو کریں گے، دیکھتے ہیں کہ جناب آج کیا ہوتا ہے پاکستان میں، اور مجھے اندازہ ہے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر بہت کچھ چل رہا ہے۔ بائیڈن کا دورہ، سعودی عربیہ کا، پوٹن کا، ایران کا، اس میں بہت اہم معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، خبریں ہیں، جو انالیسز ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک رنگ بن رہا ہے ایک ریجنل ری الائنمنٹ کا، اور بالکل ایک نیا قسم کا جو ہے عالمی سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں گے اور لوگوں کی نظر جو ہے وہ انٹرنیشنل معاملات پر بھی جانے لگے گی، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔